हेलो जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सही होंगे और अच्छे होंगे। और सभी का अभिनंदन है आपके इस छोटे से प्रोग्राम केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज से हम मैथ का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं और वो भी दरोगा बैच के नाम से पीवाईक्यू एक सीरीज लेके आए हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि जिसका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो उम्मीद है कि उसके 90% चांस दरोगा बनने के हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने ये श्रृंखला प्रारंभ की है और उम्मीद है कि आपको ये श्रृंखला बहुत पसंद आने वाली है। अगर श्रृंखला पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ इस प्रकार। चलिए, ये कह रहा है कि भाई एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में, और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात कीजिए। साथियों, आपको अच्छे से पता है। चलिए देखिए, जब कोई ट्रेन किसी खंबे या टेलीग्राफ को पार करती है तो वहां वो खुद की लंबाई पार करती है ट्रेन। ये टेलीग्राफ है जिसे 6 सेकंड में पार कर रही है दोस्तों। ठीक है। जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस केस में ये खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है, इसे तो कहती है 6 सेकंड में और इसको पार करते हुए 10 सेकंड में। ठीक है जी। इसने कहा ये अपने लिए ले रही है 6 सेकंड का समय और इसके लिए प्लस प्लेटफॉर्म के लिए ले रही है 10 सेकंड का, मतलब अपने लिए 6 सेकंड ले रही है और बचे सेकंड कितने हैं? 4। ये किसके लिए ले रही है? प्लेटफॉर्म। ठीक है दोस्तों। तो यहां से क्या मैं चाल निकाल सकता हूं? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों। दूरी आपकी 240 है, बटे समय आपका 4 है, तो 4 से कितनी बार हो गया? 60, और ये हो गई मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब ये कह रहा है भाई यहाँ सभी जगह किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी है, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बताएंगे तो 60 गुणा 18 बटे 5। 5 से साथियों ये 12 बार कट जाएगा और 2 अट्ठे 16। इकाई के अंक पे आ रहा है 6, और इकाई के अंक पे 6 एक ही जगह है, जिस ऑप्शन में 6 है वो है आपका क्या? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। और कहीं भी चाल में इकाई का अंक 6 नहीं है। ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। आपका जवाब कौन सा सही होगा? ऑप्शन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये कहता है कि भाई 42 49 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या है? आपको बताना भी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। ठीक है दोस्तों। इसे तोड़ेंगे, ये बना है 7 गुना 6 में, इसे तोड़ेंगे, ये बना है 7 गुना 7 में, तो एलसीएम आ गया 7 गुना 7 गुना 6। ठीक है। एचसीएफ देखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, ये 7, 7 से 7 कट जाएगा, 42:1। आपका जवाब क्या होगा? 42:1। ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, ये कह रहा है कि भाई 475 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुगामी का मतलब है, अनु का मतलब पीछे, गामी मतलब आने वाली। मतलब इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये लिखा है 1 गुना 2 गुना 3, ऐसे भी लिख सकते हैं 475 गुना 474 गुना 473 डॉट 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 3 2 1, ऐसे करके लिख। और इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं दोस्तों, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 475। और ये कह रहा है भाई अंत से जीरो की संख्या। अनुगामी का मतलब है अंत से जीरो की संख्या पता कर, अंत से जीरो। और आपको भली भांति पता करना है भाई, अंत से जीरो पता करने के लिए हम लास्ट डिजिट को किससे डिवाइड करते हैं? 5। तो 475 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से 5 नाम 45, 5 पंजे 25, तब तक करेंगे जब तक डिवाइड जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 5 से डिवाइड किया 19 बार और 5 से डिवाइड किया 3 बार। ठीक है। शून्यांकों की संख्या जोड़ दीजिए, 95 प्लस 19 प्लस 3 जोड़ेंगे, टोटल हो जाएगा 9 और 5 14 और 3 17, 117 इसका क्या होगा? सही जवाब। तो 117 पे क्या लगा दोगे? करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तो अंक 3 कितनी बार आता है? जब आप 100 से कहां तक की गिनती करते हैं? 1000 तक की गिनती करते हैं तो अंक 3 कितनी बार आता है? प्रश्न अच्छा है। एक बार
पॉज करके खुद कोशिश कीजिएगा, बाकी हम बता रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई अगर हम ध्यान से देखें कि भाई आपसे पूछा जाए 100 से पूछा जाए 100 से 200 तक या 199 तक कितनी बार 3 आता है, तो वो आएगा 20 बार। कितनी बार आएगा? 20 बार। ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखो भाई, आपसे कहा जाए कि भाई 101 से 100 तक, क्या मेरे भाई 1 से 100 तक एक अंक कितनी बार आता है? एक अंक कितनी बार आता है? तो इसका जवाब होगा 21 बार। ठीक है, और 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, डॉट 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 9 अंक, ये सभी अंक जो है 1 से 100 तक सब कितनी बार आएंगे? 20 बार। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक जीरो कितनी बार आता है? जीरो आता है बेटा, जीरो आता है आपका 11 बार। ठीक है, जीरो कितनी बार आता है? 11 बार। तो मतलब 1 से 100 तक की काउंटिंग में ऑलमोस्ट सभी नंबर कितनी बार आते हैं? 20 बार। तो ये ऐसे ही आप कहेंगे भाई 200 से 299 तक कितनी बार है? 20 बार। और 300 से 399 तक कितनी बार है? तो भाई जो 100 का जो गैप है, जो 100 का गैप है वो तो 20 बार होगा ही होगा, प्लस ये जो 3 है, ये 300 से 399 बार, तो ये कितनी बार है? 100 बार। ठीक है, और ऐसे ही करके अगर चेक किया जाए तो ये कितना है भैया? 1000 तक। तो हम कहेंगे भैया 900 से 1000 तक कितनी बार आएगा? 20 बार। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल कितना बन जाता है ये? देखो ये टोटल बना, हम यहां से 1 से कहां तक जा रहे हैं? 9 तक। 1 से 9 तक जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं? 1 से 9 तक जा रहे हैं। 1 से 9 तक 20 कितनी बार आया है? 9 बार। तो 9 गुणा 20 और प्लस कितना है? 100। तो कितनी हो जाएगी? 180 प्लस 100 बराबर 280 बार। कितनी बार आएगा 3 का डिजिट? 280 बार। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 से 100 तक एक का अंक कितनी बार आता है, या 2 से 9 तक के अंक कितनी बार आते हैं। ठीक है, या 0 अंक कितनी बार आता है, ये भी नंबर में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करना है, 3 की अधिकतम या उच्चतम घात को ज्ञात करें जो 63 के फैक्टोरियल को पूरी तरीके से डिवाइड करती है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं मेरे भाई, फैक्टोरियल 63 को हम लिख सकते हैं, 63 को सीधे 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 21 बार, 3 से 7 बार, और 3 से 3 दूनी 6। ठीक है, अब जो ये संख्या दी है इसे जोड़ दो, 21 प्लस 7 प्लस 2 बराबर 30। तो अधिकतम घात कितनी है इसकी? 30। तो आपसे पूछा गया है कि भैया 3 की अधिकतम या उच्चतम घात क्या है, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर प्रश्न से अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध पानी है। इसमें कुछ और दूध और मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। तो मिलाए गए दूध की मात्रा बतानी है दोस्तों। किसकी मात्रा बतानी है? दूध की। चलिए ये कह रहा है भाई हमारे पास मिल्क और वाटर है। क्या है? मिल्क और वाटर। और इसने कहा है कि भाई मिल्क और वाटर का पहले जो रेशो है वो 17:3 है। जब इसमें कुछ दूध मिलाया गया है, तो अनुपात हो गया 7:1। ठीक है, साथ ही ध्यान रखना, जो चीज मिलाई जाए या निकाली जाए उसे छोड़कर, जिससे हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, जो फिक्स है, जो फिक्स रहती है, फिक्स वाले डिजिट को हम समान करेंगे। क्या करेंगे? समान। ठीक है, तो ये कह रहा है पानी से हम छेड़े नहीं है, तो पानी को क्या कर लेंगे हम? समान। तो वाटर समान करेंगे, यहां 3 है तो यहां 3 बनाना पड़ेगा, और 3 बनाएंगे तो हम 3 की गुणा कर दें तो 3 बन जाएगा। रेशो का कॉन्सेप्ट है, जितनी गुणा यहां की है उतनी गुणा बेटा आपको यहां करनी है।
ठीक है, तो आपका बन गया, ये बन गया अब आपका 21 और ये आपका बन गया 3। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू आपका सेव हो गया। हमें ये समान करना होगा, मतलब जिससे हम नहीं छेड़ते उसे इक्वल करेंगे, जिससे छेड़ा जाता है उसी को लेके। अब ये कह रहा है कि भाई हमारा प्रारंभिक जो रेशो है दोस्तों, हमारा जो प्रारंभिक रेशो है वो 17:3 और 17:3 टोटल मिक्सचर कितना बन गया 20। ठीक है, अब ये कह रहा है पहले जो मिल्क था 20 था, अब मिल्क कितना हुआ 21, तो कितनी मात्रा बढ़ी है, तो इसमें +4 की मात्रा बढ़ी है। और इसने कहा है पहले जो हमारा क्या है मिश्रण 40 का है, मतलब 20 की वैल्यू कितनी है 40 दोस्तों, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 20 से कितनी बार 2 बार, और चाहिए कितनी की आपको 4 की, तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 × 2 = 8। कितना आ जाएगा 8 लीटर क्या हो जाएगा इसका जवाब होगा। ठीक है, तो जवाब क्या होगा इसका 8 लीटर, ऑप्शन ए सही है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपए है, तो मूल राशि क्या है। क्या बताना है मेरे भाई, मूल राशि। इसे बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि भाई आप 5% को देख लो, इसे क्या लिखा जाता है 1/20, मतलब नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला ब्याज है। ठीक है, और ये कह रहा है भाई 20 से अगर ब्याज 1 हुआ है तो राशि कितनी हो जाएगी 21। कितने साल की बात कर रहा है बेटा, 20 से 21, 2 साल की बात कर रहा है। तो ये बन गया, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। यहां से वैल्यू बनी 400, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 441। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहां से यहां तक का जो गैप है यही कहलाता है CI। कितना हो गया 41। अगर CI आपका 41 है, 41 है, लेकिन दिया कितना है आपका CI 3280, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 41 से 8 बार ये सीधे सीधे कट रहा है, तो एक की वैल्यू हो गई 80। आपसे पूछा है दोस्तों मूल राशि क्या है, तो मूल राशि हो गई आपकी, मूल राशि ये है, तो इसमें गुणा लगा देंगे 80 की, तो 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 32,000 रुपीज। तो जवाब क्या होने वाला है इसका, बी इसका सही जवाब होने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2 वर्ष में ब्याज की वार्षिक दर से 3% पर 10,000 रुपए के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात कीजिए। तो ये आप खुद कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलिए, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस सवाल की। बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिकल है। ये कह रहा है कि भाई मान लो हमें 60% की बात करते हैं, 60% को उठाओ, 60% को लिखा जाता है मेरे भाई 20 या 60, 20 ही 5 100, 3/5। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इसका 3/5। नीचे वाला वैल्यू है मूल वैल्यू या मूल संख्या। ठीक है, और इसका 60% वैल्यू है 3। ठीक है, इसका 60% वैल्यू कितना है मेरे भाई, इस 5 का 60% वैल्यू है 3, मतलब इसका जो रिजल्ट वैल्यू है या परसेंटेज वैल्यू है वो कितना है 3। और ये 3 कह रहा है कि ये 3 जुड़ा है किसमें, ये 3 किसी संख्या में जुड़ा है, तो कितनी में जुड़ा है कि जिससे ये संख्या वापस प्राप्त होती है, तो इसमें जुड़ा है 2। ठीक है, और इस 2 की वैल्यू कितनी दिखा रखी है 120, तो 2 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से काट दो, कितनी हो जाएगी बेटा 60। और आपसे पूछा है कि भाई वह संख्या ही क्या है, तो मूल संख्या आपकी क्या है 5 है, तो 5 की वैल्यू पता करनी है बेटा। 5 × 60 बराबर कितना हो जाएगा 300। तो आपका जवाब क्या है इसमें 300। जवाब क्या होगा 300, ऑप्शन डी इसका क्या है सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 225 का कितना प्रतिशत 700 है। ठीक है, चलिए ऐसे समझिए, इस प्रकार के सवालों को पूछा जाए x y का कितना प्रतिशत है।
तो आपसे बता रहा है कि भाई आपको परसेंटेज कितना है। अब यहां से सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आप समझे कैसे। तो याद रखना, जिसका परसेंटेज बनवाया जाता है, मतलब कितना परसेंट, जिसका परसेंटेज बनवाने की बात कर रहा है वो तो रहेगा ऊपर, और जिसके साथ कर रहा है वो रहेगा नीचे। और साथ वाली संख्या के साथ सदैव क्या लिखा होगा, का लिखा होगा, से लिखा होगा। आप इसे फ्रॉम ऑफ कह सकते हैं, फ्रॉम कह सकते हैं। तो वो वैल्यू कहां आएगी, नीचे आने वाली है। तो इसमें का किसके साथ है, वाई के साथ। और किसकी बात कर रहा है, एक्स का परसेंटेज बनवा रहा है, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 और परसेंटेज का साइन। ठीक है दोस्तों, है ना। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता था, y का x कितना परसेंट है, ये भी एक ही चीज है। ठीक है दोस्तों, इसे मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं। अब यहां पे कहा गया है कि भैया 250 का कितना प्रतिशत, 700 है, तो का किसके साथ लगाए, 250 के। का वैल्यू जिसके साथ का से लिखा है वो नीचे रहेगा, तो क्या है, का 250। किसका परसेंटेज बनवा रहा है, 700 का, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। 0 से 0 चटका दो, 25 चौके 100 और 7 चौक 28, 280%। ठीक है, ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्नों को जिसके साथ का लगा है वही वैल्यू नीचे आने वाली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा। चलिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध वोटों का 75% है। नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। लगाइए, बड़ा आसान सवाल है, आप सीधे सीधे कर सकते हैं। मैंने मान लिया कुल मतदाताओं की संख्या ए है, टोटल मतदाता कितने हैं, ए, जिसमें से 75% लोगों ने वोटों का प्रयोग किया है, वोट डाले हैं, तो 75/100। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है 2% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 2% अवैध हो गए, तो बचे कितने, 98% वोट वैध है, तो ये वैलिड वोट है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई वैलिड वोट का कितना परसेंट उम्मीदवार को मिला है, 75%। तो वैलिड वोट का 75% उम्मीदवार को मिला है, तो बटे 100 बराबर कितना है, 9261। ठीक है दोस्तों, 25 से 3 बार उड़ा दो, 25 से 4 बार उड़ा दो, 2 से 49 बार उड़ा दो, और 2 से 50 बार उड़ा दो। ऐसे इसे उड़ा दो 3 से और 5 4 बार। ठीक है, ए की वैल्यू आपको निकालनी है, ए बराबर 3 तिया 9, 9 नाम 81, इसे इधर ले जाएंगे 9261 बटे 3 तिया 9, 9 नाम 81, 9 चौक 36 और 8 44, और 4 चौक 16 पंजे 80, इधर लगा दो। ठीक है दोस्तों, ये शायद 2 बार और 1 बार, 21 बार कट जाएगा। तो आप यहां से देखिए, 8 दूनी 16, 16,800 अगर किसी में है तो वो इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, तो 16,800 इसमें सी ऑप्शन है, तो जवाब कितना हो जाएगा, 16,800। अच्छा बेटा, हम इसे और भी तरीके से कर सकते हैं क्या, कि हाँ, बहुत तरीके से करते हैं। अगर कोई चीजें श्रृंखला में ऐसे करके चलती हैं, तो हम अपना ये मेथड, कितना परसेंट लोगों ने वोट डाला है, 75, 75 को लिखते हैं 3/5, सॉरी 3/4। 4 में से कितने लोगों ने वोट डाला है, 3 ने। 2% लोगों ने, 2% को लिखते हैं 1/50। 50 में से एक अवैध है, तो वैध कितने बेटा, 49। और इस 49 में भी 75% वैलिड वोट प्राप्त किए, तो 75% तो आपका 3/4 है, 4 से 3, तो ये हो गए भैया फुल वोट। ठीक है, और ये है जिसे वैलिड वोट प्राप्त किए हैं उसने, तो 3 तिया 9, तो ये बन गया 441, और यहाँ 16 पंजे 80 मतलब 800। इसकी वैल्यू बेटा बताइए, 9261, मतलब इससे कट जाएगा कितनी बार, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। इस वैल्यू को यहाँ पे गुणा लगाएंगे, कितनी हो जाएगी, 16,800। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों से एक ही बात होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप इसे इस तरीके से भी ला सकते हैं। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तरीका अच्छा लग रहा है, बातें समझ में आ रही है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 20 छात्र गणित और रसायन दोनों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को कर सकते हैं कि भाई हमने एक तो डायग्राम ये बनाया, एक इसमें बनाया, इसे कह दिया ये 70 छात्र जो आपके मैथ में उत्तीर्ण है, और दूसरा कितना है 60 छात्र हैं जो आपके केमिस्ट्री में उत्तीर्ण है। ठीक है, इन दोनों का जो पोर्शन है वो है 20 जो दोनों में उत्तीर्ण है। देखो बेटा, ये वाला पोर्शन टोटल 70 का है जो मैथ वाले हैं, ये वाला पोर्शन टोटल किसका है, केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बचा केवल मैथ। ठीक है, अगर 70 में से 20 जा रहे हैं तो बचे कितने, 50। तो केवल मैथ में कितने उत्तीर्ण हैं, 50। ऐसा ही ये कह रहा है केमिस्ट्री में टोटल कितने हैं, 60 में से दोनों में कितने हैं, 20। तो केवल केमिस्ट्री में कितने हैं, ओनली केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री में है आपके 40। ठीक है, अब इन सबको चेक करिए, टोटल कितना बनता है, 70 और 40 110। 110 छात्र क्या है, उत्तीर्ण हैं। क्या है भैया, उत्तीर्ण हैं। ठीक है, कितने छात्र टोटल हमारे पास, 150। 110 उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आप बना सकते हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बन जाएगी 150 माइनस 110, कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 40। इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। तो इसका 40 भैया सही जवाब है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 35% है तो x का मान बताइए। ठीक है, चलिए ये कह रहा है भाई 27 वस्तुओं का सीपी, 27 वस्तुओं का सीपी x वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, अगर मुझे यहां सीपी की वैल्यू निकालनी है तो बराबर के दूसरी तरफ तो सीपी की वैल्यू, ठीक है, रेशो निकाल लेंगे, और एसपी की वैल्यू देखनी है तो बराबर के दूसरी तरफ, तो एसपी की वैल्यू हो गई 27 और सीपी की वैल्यू हो गई मेरे भाई x। ठीक है, तो हमें सीपी पता चल गया x और एसपी पता चल गया कितना है, 27। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई इनको यदि सौदे में 35% लाभ है तो 35% को लिखते हैं 7/20। क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, जिसमें आपका सीपी कितना है 20 और लाभ कितना है भैया 7। तो सीपी अगर 20 है, 7 के लाभ पे जा रही है तो कितने में जा रही है, 27। ठीक है, तो आपका एसपी कितना है 27, और 27 को 27 होने में कितने से गुणा लगाए, 1 से। तो इसका मतलब है 1 से गुणा यहां लगेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 20 ही आ जाएगी। तो x का मान कितना हो गया, 20। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 20 इसका सही जवाब होगा। तो कहीं पे है तो हाँ, ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। संख्या 6.195 पर बार है को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बड़ा छोटा सा सवाल है, आप इसको सीधे ऐसे ही लिखेंगे 6.195 और बार है आपका इस पे। जब भी बार वाले सवालों को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, जितनी संख्या पर बार होता है उसी पर इतने 9 नीचे लिखेंगे, और पॉइंट से आगे जितनी संख्याओं पर बार नहीं हो उतने 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, पॉइंट से आगे जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने क्या लगा लेंगे, 0। अब इस पूरी संख्या को लेंगे 6195। ठीक है, जितने अंकों पर बार दिखाई नहीं दे रहा है उतने अंकों को यहां से दोस्तों घटा दो, कितना है 619। ठीक है, सॉल्व करोगे अब इसे भाई, 15 से 9 गए तो 6 बनेगा, और 8 से 1 गया तो 7 बनेगा, और 11 से 6 गए तो 5 बनेगा, और यहां पे भी 5 बनेगा, बटे कितना है 900। ठीक है, मैं ये देख पा रहा हूं 9 से सीधे कितनी कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ये 9 6 54, तो 6 सीधे सीधे जा रहा है। ठीक है, बचा कितना 54, तो 176, और बटे कितना है मेरे भाई 900। ठीक है, अब मैं ये देख पा रहा हूं 4 से कट रहा है, ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 4 से कट रहा है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
और 4 पंजे 20, और चीज कोई कॉमन नहीं है, तो आपका जो जवाब है 6 सही 44/225 इसका क्या है मेरे भाई जवाब है। ठीक है, क्या ऑप्शन में है जी? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे भाई? पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि 6000 से लेकर 7000 तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7000 से लेकर 8000 रुपए तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 5 घड़ियों को बेचकर अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है। अधिकतम मतलब हम कम से कम में खरीदें और ज्यादा से ज्यादा में बेचें, तो वो कहलाएगा हमारा अधिकतम लाभ। ठीक है, कम से कम कितने में खरीद सकते हैं? 6000 में अगर एक है, 6000 में अगर एक घड़ी है तो 5 घड़ी कितने में होंगी? ये सीपी बनेगा मेरे भाई। ये क्या बन जाएगा? सीपी। अगर एसपी चाहिए, बेच कितने सकते में सकते हैं? बेच सकते हैं उसे अधिकतम 8000 में। एक घड़ी को 8000 में बेचा है तो 5 को कितने में बेचा जाएगा? ठीक है दोस्तों, यहां से देखो, यहां से 5 6 30, 30,000, 30,000 में 5 घड़ी खरीदी जा सकती है और 8 ही पंजे 40, 40,000 में घड़ी बेची जा सकती है। तो अधिकतम लाभ कितना हो सकता है मेरे भाई? 10,000। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे मुन्ना? 10,000 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक सामग्री को 740 रुपए में खरीदा गया। यदि सामग्री के हिस्से को 3/4 को 10% के लाभ पर और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है, तो समग्र लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है भाई 3/4 भाग। कितना है भाग? है 3/4। तो मैंने कह दिया भैया सामग्री का 3/4 है, और सामग्री मैंने टोटल कितनी मान ली? कुल सामग्री है मेरे पास 4, 4 में से 3 बेच गई। 3 को बेचा मेरे भाई कितने लाभ पर है? 10% के लाभ पर। तो कितना हो गया? लाभ बना 30%। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि भाई जो बची सामग्री है, जो शेष है, उसे 20% के नुकसान पर बेचा जाता है। अगर 4 में से 3 बेच गई तो बची कितनी? 1। और इसे कह रहा है कि भाई 20% के नुकसान पे बेचा जाता है। नुकसान का मतलब है माइनस, तो हम कहेंगे टोटल क्या हुआ? इसे 20% का लॉस। समझ में आ गई बात? अब ये कह रहा है कि भाई हमारे पास कुल सामग्री कितनी है? 4, 3 और 1 4, और टोटल पे होने वाला जो चेंज है वो कितना है? 30 पॉजिटिव है, 20 नेगेटिव है, तो ओवरऑल कितना बचा? 10%। अगर एक ही वैल्यू चाहिए तो 10% बटे 4, तो इजकल टू हो गया 2.5% का क्या हुआ है? प्रॉफिट। अगर यह माइनस वैल्यू बचती तो वो नेगेटिव होता, माइनस वैल्यू बचती तो वो नेगेटिव होता मेरे दोस्तों। चलिए, इसका जो जवाब आया है वो 2.5% का क्या आया है? लाभ आया है मेरे भाई। तो 2.5% है क्या इसमें? हाँ, ये 2.5% का जो लाभ है यही इसका क्या है? सही जवाब है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के सवाल। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और उम्मीद है कि आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। हमारी क्लास इसी प्रकार अब चलती रहेंगी और आपको सफलता की तरफ हम कुछ ना कुछ बहुत अच्छे ढंग से गणित की एक बेहतरीन श्रृंखला कराते रहेंगे। तो साथियों, जय हिंद, नमस्कार।